सोचिए, एक जगह जो कभी पूरे देश का दिमाग और कह सकते हैं इंजन हुआ करती थी, वो था पश्चिम बंगाल, भारत का औद्योगिक और बौद्धिक दिल। पर आज वही दिल बड़ी मुश्किल से धड़क रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महाशक्ति गौरव से पतन की राह पर चली गई? तो चलिए समझते हैं इस दर्द भरी कहानी को परत दर परत। ये सवाल जानते हैं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। उन सपनों की कहानी जो बंद होती फैक्ट्रियों के धुएं में कहीं गुम हो गए। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1961 में। उस दौर में पश्चिम बंगाल भारत की कुल जीडीपी में पूरे 10.5% का योगदान देता था। ये उसकी जबरदस्त आर्थिक ताकत का सबूत था। और अब सीधे आ जाते हैं 2024 पर। वो आंकड़ा लगभग आधा रह गया है, सिर्फ 5.6%। एक पल के लिए सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि बंगाल के पतन का एक जीता जागता सबूत है। ये तस्वीर देखिए इसे जरा ध्यान से, ये सब कुछ बयां कर देती है ना? एक तरफ है एक शानदार औद्योगिक अतीत की याद और दूसरी तरफ आज की कड़वी हकीकत। ये ताले सिर्फ कारखानों पर नहीं लगे हैं, ये ताले लगे हैं अफसरों पर। अच्छा, इस गिरावट को सही से समझना है ना, तो पहले उस ऊंचाई को देखना होगा जहां बंगाल कभी खड़ा था। चलिए एक सफर करते हैं बंगाल के गोल्डन एज में, वो दौर जिसने उसकी असली पहचान बनाई थी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है कलकत्ता अपने पूरे शबाब पर। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। यहीं की सड़कों से पूरे देश के बिजनेस और इंडस्ट्री की धड़कनें चलती थीं। तो सवाल ये है कि बंगाल इतना पावरफुल था कैसे? उसकी ताकत किसी एक चीज पर नहीं टिकी थी। हुगली नदी के किनारे जूट मिलें थीं, उत्तर बंगाल से चाय आती थी, रानीगंज से कोयला निकलता था। ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाते थे जिसे हराना नामुमकिन सा था। और फिर सब कुछ बदल गया। साल आया 1947 और साथ लाया विभाजन का दर्द। ये बंगाल पर पहला और शायद सबसे गहरा जख्म था, जिसने राज्य की नींव ही हिला दी। सोचकर देखिए, रातों रात लाखों लोग बेघर हो गए, सब कुछ पीछे छूट गया। ये तस्वीर बस एक छोटी सी झलक है उस दर्द की। और कलकत्ता, जो शहर पहले से ही अपनी सीमा पर था, उस पर एक ऐसी इंसानी बाढ़ आ गई कि उसका पूरा ढांचा ही चरमरा गया। और इसी के साथ शुरू हुई आर्थिक तबाही। बंगाल की जो रीढ़ की हड्डी थी, यानी उसकी जूट इंडस्ट्री, वो एक झटके में टूट गई। सोचिए, मिलें तो रह गई पश्चिम बंगाल में, पर जो जूट के खेत थे, जो कच्चा माल था, वो चला गया बॉर्डर के उस पार पूर्वी पाकिस्तान में। ये एक ऐसा झटका था जिससे बंगाल शायद आज तक पूरी तरह उभर नहीं पाया है। एक तो विभाजन का घाव था ही, ऊपर से एक और पॉलिसी आ गई। सुनने में तो ये पॉलिसी बड़ी फेयर लगती है, लेकिन असल में इसने बंगाल के ताबूत में एक और कील ठोकने का काम किया। अब सवाल ये है कि कैसे? चलिए देखते हैं। तो देखिए हुआ क्या। पॉलिसी से पहले बंगाल को एक नेचुरल एडवांटेज था, कोयला, स्टील सब पास में था। लेकिन पॉलिसी के बाद ये एडवांटेज हो गया खत्म। अब एक फैक्ट्री बंगाल में लगाओ या महाराष्ट्र में, ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक बराबर। तो जाहिर है पैसा और इन्वेस्टमेंट वहां जाने लगा जहां माहौल ज्यादा शांत था, बंगाल से दूर, बहुत दूर। अब कहानी पहुंचती है 60 और 70 के दशक में। ये वो दौर था जब बंगाल की बची कुची उम्मीदों पर एक भयानक तूफान आ गया, पॉलिटिकल वायलेंस और अस्थिरता का तूफान। ये तस्वीरें ये उस दौर की अराजकता को दिखाती हैं। सड़कों पर हिंसा थी, फैक्ट्रियां जंग का मैदान बन चुकी थीं, और हवा में सिर्फ एक चीज थी, डर। यही बंगाल की नई दुखद सच्चाई बन गई थी। इसे कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। एक तरफ नक्सलवादी आंदोलन की आग, दूसरी तरफ हड़तालें, तालाबंदी, जिसने इकोनॉमी को पंगु बना दिया। और इस सब के बीच ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसने बिजनेस के माहौल में जहर घोल दिया। तो नतीजा तो साफ था, पैसा भागने लगा, कैपिटल वहां जाने लगा जहां उसे सेफ्टी मिले, जो बंगाल में अब नहीं थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इसका असर आज क्या है? चलिए इन पुरानी घटनाओं को आज के बंगालियों की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज की कड़वी हकीकत है। और अब हम बात करते हैं उस सबसे गहरे जख्म की, जो शायद दिखता नहीं पर दुखता बहुत है।
जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा काबिल बंगाली नौजवान अपने ही देश में नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाता है और उसे क्या सुनने को मिलता है? बाहरी, अवैध, अप्रवासी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये उसकी पूरी पहचान पर, उसके भारतीय होने पर एक हमला है, एक बहुत ही दर्दनाक एहसास। ये जो लिस्ट है ना, ये आज के बंगाल की सच्चाई का एक तरह से एक्सरे है। देखिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। नौकरियां नहीं है तो जो टैलेंटेड यूथ है वो बाहर जा रहा है, स्कूलों की हालत खराब है, पॉलिटिकल गुंडागर्दी आम बात हो गई है, और कोर्ट कचेरी, वहां तो इंसाफ बस तारीखों में उलझा है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन गया है जो बंगाल के भविष्य को ही निगल रहा है। तो आखिर में इस पूरी उलझी हुई कहानी को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि बंगाल का ये हाल किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये एक चेन रिएक्शन था। इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। देखिए कैसे। पहले विभाजन ने सप्लाई चेन तोड़ दी, फिर जूट जैसे पुराने उद्योगों की डिमांड घट गई, फिर सरकारी नीतियों ने उसका नेचुरल फायदा छीन लिया, और ऊपर से राजनीतिक अशांति ने बचा खुचा इन्वेस्टमेंट भी भगा दिया। हर एक डोमिनो गिरता गया और बंगाल को रेस में और पीछे धकेलता गया। तो जो सबसे बड़ी बात समझने की है वो ये है कि बंगाल का पतन रातों रात नहीं हुआ। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक धीमी मौत थी, एक लंबा धीरे धीरे रिश्ता हुआ घाव था। इसमें किस्मत का भी खेल था, गलत राजनीतिक फैसलों का भी हाथ था, और शायद सबसे बड़ी बात, बदलती दुनिया के साथ कदम न मिला पाने की एक नाकामी भी थी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल वो बंगाल के लोगों के हाथ में है। सवाल बस यही है कि क्या बंगाल अपनी गलतियों से सबक लेकर एक नई, एक बेहतर कहानी लिख पाएगा।